नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना भाई सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो 16 दिसंबर 2021 को सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके दोस्तों हम लोगों ने साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 16 दिसंबर 2021 के ही दोस्तों सीटेट के जो हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लगभग दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो पेडागोजी के लगभग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, अभी दोस्तों हम लोगों ने 16 तारीख का जो एग्ज़ाम था ना, 16 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों उसके साइकोलॉजी और हिंदी की जो है ना क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद पर्यावरण, मैथ पेडागोजी और साथ ही में संस्कृत पेडागोजी, ये सभी की सभी क्लासेस आपको डेट बाय डेट बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर यह भी बताने वाले हैं कि पेडागोजी को सॉल्व किस प्रकार से करना है। यदि आपको पेडागोजी अच्छे से नहीं भी आती है दोस्तों, आप फिर भी पेडागोजी को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, पहली बात क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स जो है ना, उनको ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स वाले ऑप्शन है वह तो बिल्कुल ही यहाँ पर हट जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन दो बातों का जरूर से ध्यान रखना है। तो देखिएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। दोस्तों देखिए, जो एक भाषा की जो पाठ्य पुस्तक रहती है उसमें पहेलियों वगैरह और वर्ग पहेलियों को शामिल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो देखिए अब हमने क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके आंसर कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, सबसे पहले हम उनको हटाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बना रहता है। क्या दोस्तों, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहेलियों और वर्ग पहेलियों को इसलिए शामिल किया जाता है कि कक्ष का जो परिवेश है वह जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इसलिए, ये गलत हो जाएगा। उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है। देखिए ये हो सकता है, और हम ये ऐसा भी कहेंगे कि दोस्तों फोर्थ वाला भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेटर है हम उसको जो देखेंगे, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता क्या विकसित होगी। एक है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास होता है। तो देखिए इन तीनों से जो बेटर है ना, वह कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी के समालोचनात्मक चिंतन जो है ना, चिंतन, तर्क शक्ति वगैरह, उसकी योग्यता का विकास होगा, क्योंकि वह पहेलियों के बारे में जानेगा, है ना, सोचेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, मतलब वह आंखों से दोस्तों देख नहीं पाता है ना। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, और आप पेडागोजी को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने आप को एक टीचर के रूप में माने, और आप ऐसा मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में दोस्तों एक दृष्टिबाधित जो है ना विद्यार्थी है, आंखों से देख नहीं सकता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप उसके साथ सहानुभूति व्यवहार करेंगे ना, दृष्टिबाधित बालक के साथ, जो दृष्टिबाधित बालक है ना, तो वह काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हतोत्साहित महसूस करेगा कि मेरे को सबसे अलग क्यों माना जा रहा है, इस प्रकार से, है ना, हमको सबसे अलग क्यों माना जा रहा है। इसके बाद है, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, फिर भी वह बच्चा अपने आप को हतोत्साहित समझेगा। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। देखिए बच्चा दृष्टिबाधित है, तो जो भी श्रव्य सामग्री है उनके माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखेगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यदि नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद, तो बच्चा अपने आप को पता है, ऐसा समझेगा कि मतलब वह कुछ नहीं कर सकता इन तीनों ही ऑप्शंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, क्या एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये दोनों के दोनों दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, क्योंकि घोषित नहीं करेंगे, चिन्हित नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे
शिक्षार्थी एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बट एक बार फोर को भी पढ़ेंगे। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य में गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य वगैरह, ठीक है। इससे बेटर तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है ना। तो देखिए यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूछा नहीं गया है। यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप में दर्शाई जाती हैं, ये भी ठीक लग रहा है। यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल भी यहाँ पर इसके बारे में सही नहीं है कि यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है। ऐसा क्यों दोस्तों, वो क्यों नहीं है अच्छी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। नहीं का नेगेटिव ही होगा। आगे देखेंगे, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो दोस्तों जब बच्चे एक भाषा से अधिक भाषा को जानते हैं तो ये जो ज्ञान है ना उनको अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में हेल्प करते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि देखिए क्या हुआ, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी कॉपी को देखा एक टीचर ने और भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी, तो उसने क्या महसूस किया कि बच्चे लापरवाह होते हैं। क्या मतलब बच्चे त्रुटि करेंगे तो लापरवाह हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। बताइए दंड की बात हो रही है, ये भी सही नहीं है। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम के संकेतक हैं, ये तो हो सकता है। हम लोगों ने लास्ट के जो क्लासेस हैं ना उनमें भी पढ़ रखा है। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि त्रुटियां जो है ना सीखने का एक भाग होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा क्योंकि ये त्रुटियां जो है ना देखी और महसूस की, तो ये बच्चों के त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम का संकेत है। अधिगम मतलब सीखना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, इन तीन मनोवैज्ञानिकों के यदि आपने सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जाकर दोस्तों उनके सिद्धांत को जरूर से पढ़ें। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, एक जो बच्चा है ना वह क्या करता है, एक दूसरे से जो समाज रहती है ना उससे आदान प्रदान होता है विचारों का, तो इससे क्या होता है बच्चे सीखते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, जोड़ों एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। देखिए हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, है ना, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दंड का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसी पाठ्य योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बात की है वाइगोत्स्की जी ने, बल्कि वाइगोत्स्की जी तो कहते हैं अंतर्क्रिया से बालक सीखे। अपने देखिएगा दोस्तों, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया बातचीत बिना कार्य करें। तो ये भी नहीं है, इसमें भी ये भी नहीं है, अंतःक्रिया को मना ही है क्योंकि और अंतःक्रिया यहाँ पर वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ों एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो गाइज आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं, और यदि आप टेलीग्राम पर क्विज लगाना चाहते हैं सीटेट का, जिससे कि दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। मान लीजिए आप एक भाषा शिक्षक हैं, तो दोस्तों आप किस प्रकार का तरीका अपनाएंगे। धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए क्या। कक्षा हेतु कठोर नियम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, गलत हो गया। यह सुनिश्चित करना क्योंकि कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति या महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल वे इससे मोटिवेट होंगे चाहे वे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। एब्सोल्युटली बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर यही सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो ये वाला तो हो चुका है दोस्तों, अभी हमने देखा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो है ना ये रिपीट दिया हुआ है। आगे देखेंगे, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में, ऐसा भी नहीं है। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण, उनकी जो भी भाषा है उसमें अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन करेगा और उसके भाषा को सम्मान देगा। तो ये बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। और दोस्तों आपको जो आंसर बताया जा रहा है ना, ये जो ऑफिशियल आंसर की ना उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है, जो सीटेट के द्वारा जारी की गई है। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े एवं समूह में किया जा सके। क्यों, अब बताइए दोस्तों, एक भाषा शिक्षक ऐसा कार्य क्यों दे जो कि जोड़े और समूह में किया जाए। यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ये हो सकता है, बट हमको दोस्तों और भी देखना है जो सही हो सकते हैं। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, ये भी गलत हो गया यहीं पर। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य सीधे समाप्त करने में सक्षम होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए दोस्तों, हम पेडागोजी कितनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे से सहायता करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। तो ये डैश का लक्षण हो सकता है, किसका हो सकता है। तो ये दोस्तों डिसलेक्सिया का हो सकता है। हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो डिसलेक्सिया लुक्स, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो पढ़ने में यदि दिक्कत आती है ना बच्चे को, तो डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। और वहीं पर बात करें गणना की क्षमता, तो इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और लिखने की क्षमता, ग्राफ पर हम लिखते हैं, इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो दोस्तों डिसग्राफिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो वह कौन सा प्रश्न है जो कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। यहाँ पर सही है पूछा गया है। देखिए, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये तो गलत है, ठीक है ना। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, क्या बीच में नहीं करेंगे, अंत में ही करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित की जानी चाहिए। या फिर आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आकलन है वह विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। अकॉर्डिंग टू दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर किए उसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दोनों सही दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। कार्यपुस्तिका बच्चा करके अच्छे से सीखता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम, जैसे कि अपनी ड्राइंग हो गई, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, वर्कशीट हो गई और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। तो विद्यार्थी के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसको याद रख लेना, ठीक है ना दोस्तों। जो शिक्षक रहते हैं ना, वह विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप इस सत्र में जो भी आपने काम किए उनको दोस्तों एक फोल्डर में रखिए, तो उस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। तो देखिए, यहाँ पर सक्रिय अनुकूलन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, भाषा अर्जन उपकरण या फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पर सहज ज्ञानवाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आपके यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कि क्या 13 या 14 या फिर 15 या फिर दोस्तों 10 या फिर 11, कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ पर जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, और साथ ही में सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।